हिंदू और पीआईबी के काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। पहला टॉपिक है कोशिका मुक्त डीएनए, सेल फ्री डीएनए, सीएफडीएनए भी इसी को कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सीएफडीएनए, सेल फ्री डीएनए। अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये जो सेल फ्री डीएनए है, इसकी खोज से चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली है। इससे हम रोग की पहचान कर सकते हैं, निदान कर सकते हैं, साथ ही इसका उपचार भी कर सकते हैं। ये क्या है, इसके बारे में आगे में देखते हैं। सीएफडीएनए डीएनए के उन टुकड़ों को संदर्भित करता है, यहाँ पे देखिए, डीएनए के उन टुकड़ों को संदर्भित करता है जो कोशिकाओं के बाहर विशेष रूप से शरीर के विभिन्न तरल पदार्थों में मौजूद होते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट के फॉर्म में, ठीक है। सीएफडीएनए कहाँ मिलता है? डीएनए के उन टुकड़ों को संदर्भित करता है जो कोशिकाओं के बाहर रहते हैं। कोशिकाओं के बाहर विशेष रूप से शरीर के विभिन्न तरल पदार्थों में मौजूद होते हैं। कोशिकाओं के बाहर रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सीएफडीएनए कोशिका के अंदर रहते हैं क्या? नहीं, कोशिकाओं के बाहर विशेष रूप से शरीर के विभिन्न तरल पदार्थों में मौजूद होते हैं। अधिकांश डीएनए के विपरीत जो कोशिकाओं के भीतर की का होता है, देखिए बॉडी में जो मैक्सिमम डीएनए है वो कोशिका के अंदर होता है, लेकिन ये जो सेल फ्री डीएनए, नाम में ही लिखा है सेल फ्री। सेल फ्री का मतलब है सेल से आजाद, कोशिका से आजाद। सेल फ्री डीएनए कोशिका के बाहर स्थित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला, हालांकि सीएफडीएनए के बारे में वैज्ञानिक वर्ष 1948 से ही जानते हैं, लेकिन पिछले 2 दशकों में वे यह समझ पाए हैं कि इसके साथ क्या किया जाए। अब क्या क्या किया जा सकता है, ये हम आगे देखते हैं। सीएफडीएनए को कोशिका मृत्यु या अन्य सेलुलर प्रक्रियाओं सहित विभिन्न परिस्थितियों में बाह्य कोशिकीय वातावरण में जारी किया जाता है। इन सीएफडीएनए टुकड़ों में आनुवंशिक सूचना होती है। देखिए, पूछ सकता है सीएफडीएनए कोशिका के बाहर पाए जाते हैं, ठीक है, इनमें आनुवंशिक सूचना नहीं होती है, गलत बात। आनुवंशिक सूचना इसमें होती है और ये किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति, संभावित बीमारियों और आनुवंशिक विविधता के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। जैसे अभी आपके पास किसी पर्टिकुलर इंसान का सीएफडीएनए है, तो आप बता सकते हैं कि उसकी आनुवंशिक विविधता क्या क्या है, उसके स्वास्थ्य की स्थिति क्या क्या है, कौन कौन से कंडीशन है उनके बॉडी में। अगला, अनुप्रयोग क्या क्या है। गैर आक्रामक प्रसव पूर्व परीक्षण, नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग, एनआईपीटी। सेल फ्री डीएनए जो है विकासशील भ्रूणों में डाउन सिंड्रोम एक बीमारी होती है बच्चों में, जैसे गुणसूत्र संबंधी असामान्यताओं की जांच के लिए एक मूल्यवान उपकरण के रूप में काम करते हैं। जैसे हम पहले से ही पता लगा सकते हैं कि आने वाला जो बच्चा है वो डाउन सिंड्रोम उसमें हो सकता है या नहीं, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं, उसका भी हम पता लगा सकते हैं सीएफडीएनए की मदद से। एस्नियोसेंटेसिस जैसी प्रक्रियाओं के स्थान पर एनआईपीटी के उपयोग से गर्भवती माताओं और भ्रूण दोनों के लिए जोखिम कम हो जाता है। देखिए, गर्भवती माताओं और भ्रूण दोनों के लिए यहाँ पे जोखिम जो है कम हो जाता है। अगला, मातृ रक्त के सीएफडीएनए का विश्लेषण भ्रूण के आनुवंशिक स्वास्थ्य के बारे में अहम जानकारी प्रदान करता है। जैसे आने वाला बच्चा है उसमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, यही सब हमने डिस्कस किया। अगला, प्रारंभिक अवस्था में कैंसर की पहचान, इसमें भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। शीघ्र उपचार के लिए प्रारंभिक अवस्था में ये कैंसर की पहचान करता है, कौन? सीएफडीएनए। अगला, जेमिनी परीक्षण, उच्च सटीकता के साथ फेफड़ों के कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं? जेमिनी परीक्षण। ये भी वन लाइनर में पूछ सकते हैं, जेमिनी परीक्षण क्यों करते हैं? उच्च सटीकता के साथ फेफड़ों के कैंसर का पता लगाने के लिए। इसमें सीएफडीएनए अनुक्रमण का उपयोग करता है, ये जो परीक्षण है। सीएफडीएनए विश्लेषण और मौजूदा तरीकों के संयुक्त उपयोग से कैंसर का पता लगाने में बेहतर सहायता मिल सकती है। अंग प्रत्यारोपण, जैसे बॉडी में हमारा कोई भी पर्टिकुलर पार्ट है, जैसे लीवर हो गया, एक्सेट्रा, डैमेज हो गया, तो हम दूसरे व्यक्ति से यदि उसका प्रत्यारोपण करते हैं तो दाता से प्राप्त सीएफडीएनए प्रत्यारोपित अंगों के स्वास्थ्य और स्वीकृति के लिए एक आशाजनक दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। सीएफडीएनए स्तरों में उतार चढ़ाव सबसे पहले अंग अस्वीकृति या स्वीकृति का संकेत प्रदान कर सकता है। सीएफडीएनए में यदि चेंजेस होगा तो हम पता लगा सकते हैं कि बॉडी जो है उस डोनर के उस पर्टिकुलर ऑर्गन को यहाँ पे एक्सेप्ट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। अगला, अंगों की अस्वीकृति का शीघ्र पता लगाने से अंग प्रत्यारोपण में समय पर आवश्यक उपचार की सुविधा मिल जाती है और परिणाम भी बेहतर प्राप्त होते हैं। ऑब्वियसली, तंत्रिका संबंधी विकार बायोमार्कर, तंत्रिका संबंधी जो विकार होते हैं उनके लिए बायोमार्कर के रूप में भी यहाँ पे सीएफडीएनए इसकी क्षमता की जांच की जा रही है। अल्जाइमर हो गया, न्यूरोनल ट्यूमर हो गया और स्ट्रोक जैसी स्थितियों के निदान तथा निगरानी में ये हेल्प करता है। अगला, चयापचय, मेटाबॉलिज्म विकार संबंधी अंतर्दृष्टि, चयापचय संबंधी विकारों के लिए बायोमार्कर के रूप में सीएफडीएनए की भूमिका, इसका भी यहाँ पे अभी पता लगाया गया है। टाइप 2 डायबिटीज और गैर अल्कोहल वसा युक्त यकृत रोग जैसी स्थितियों का पता लगाना और प्रबंधन, ये सभी इसके काम है। रोग अनुसंधान में सीएफडीएनए विश्लेषण का उपयोग शोधकर्ताओं द्वारा रोग के कारणों का पता लगाने, उपचार की प्रभावकारिता को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। सीएफडीएनए अनुप्रयोग जटिल बीमारियों और उनमें अंतर्निहित आनुवंशिक कारकों की गहरी समझ में योगदान प्रदान करता है।
हम यहाँ पे सार के तौर पे ये समझ सकते हैं कि CFDNA से उस इंसान में जो जो रोग फ्यूचर में हो सकते हैं, किसी दूसरे के बॉडी पार्ट को हम यदि अपने में लेते हैं तो उसमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, ये सब चीज़ों का हम पता लगा सकते हैं CFDNA से। CFDNA है क्या? ये सेल के बाहर स्थित होता है, शरीर के में जो तरल पदार्थ होते हैं वहाँ पे पाए जाने वाले DNA को बोलते हैं हम CFDNA, सेल फ्री DNA। UPSC ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, जैसे 2019 का यहाँ पे ये क्वेश्चन उठा लीजिए। विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। यहाँ पे 4 कथन ये दिए गए हैं, चलिए इनको पढ़ते हैं। पहला कथन, विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिए गए DNA के खंडों को जोड़कर प्रकार्यात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं। देखिए ये पूछा है कि दूसरे जो कोशिकाएं हैं उनसे लिए गए DNA के खंडों को जोड़कर प्रकार्यात्मक गुणसूत्र जो है उनकी रचना की जा सकती है। ये विज्ञान में खोज हो गया है, ऐसा ये कथन 1 बोल रहा है। आप ढंग से पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि ये सही है या नहीं। बी, प्रयोगशालाओं में कृत्रिम प्रकार्यात्मक DNA के हिस्से रचे जा सकते हैं। सी, किसी जंतु कोशिका से निकाले गए DNA के किसी हिस्से को जीवित कोशिका से बाहर प्रयोगशाला में प्रतिकृत कराया जा सकता है। प्रतिकृत मतलब उसका कॉपी किया जा सकता है, ये तो सही है, कॉपी किया जा सकता है। डी, पादपों और जंतुओं से निकाली गई कोशिकाओं में प्रयोगशाला की पेट्री डिश में कोशिका विभाजन कराया जा सकता है। ये तो आपने लैब में भी किया होगा। ऑप्शन डी भी सही है, सी भी सही है, बी भी सही है। ए यहाँ पे गलत है, वो पढ़ते ही पता लग गया था। वर्ष 2017 में अमेरिकी शोधकर्ता E. coli बैक्टीरिया के एक अर्ध सिंथेटिक स्ट्रेन को विकसित करने में सफल रहे, जो एक जीवित जीव है। यह प्राकृतिक और कृत्रिम DNA दोनों को शामिल करता है तथा पूरी तरह से नए सिंथेटिक प्रोटीन बनाने में सक्षम है। नया सिंथेटिक प्रोटीन यहाँ पे बना सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? जोड़कर प्रकार्यात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं, ये जो कि गलत बात है। यहाँ पे मतलब ये कथन यहाँ पे इसका खंडन किया गया। सूक्ष्म प्रसार के माध्यम से पौधों को प्रयोगशाला में विकसित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए क्लेमाइडोमोनास कोशिकाओं को प्रकाश विविधता के माध्यम से इसे दोहराया जा सकता है। इसीलिए विकल्प ए जो है यहाँ पे सही उत्तर है, क्योंकि कथन ए ही यहाँ पे गलत है, सही नहीं है। बाकी सब यहाँ पे बी सी डी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में कृषि के संदर्भ में प्रायः समाचारों में आने वाले जीनोम अनुक्रमण, जीनोम सीक्वेंसिंग की तकनीक का आसन्न भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है? अब आपके पास कथन दिए गए हैं, यहाँ पे बताना है कि जीनोम सीक्वेंसिंग का हम किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। पहला, विभिन्न फसली पौधों में रोग प्रतिरोध और सूखा सहिष्णुता के लिए आनुवंशिक सूचकों का अभिज्ञान करने हेतु जीनोम अनुक्रमण का उपयोग किया जा सकता है। मतलब कि बहुत सारी फसलें हैं, अलग अलग फसलें हैं, तो वे विभिन्न रोगों के प्रति कितना उनमें प्रतिरोधक क्षमता है, और सूखा यदि आता है तो सूखा को वो सहन कितना कर सकते हैं। इसके लिए आनुवंशिक सूचक जो हैं उनका हम यहाँ पे उनको ज्ञात कर सकते हैं कि कितना ये जो फसल है ये कितना हद तक ये सह सकता है, कितना हद तक रोग प्रतिरोध क्षमता इसमें है। इन सब का हम जानकारी ले सकते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से। अगला दूसरा कथन बोलता है, यह तकनीक फसली पौधों की नई किस्मों को विकसित करने में लगने वाले आवश्यक समय को घटाने में मदद करता है। तीसरा, इसका प्रयोग फसलों में पोषी रोगाणु संबंधों को समझने के लिए किया जा सकता है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सही है। तो 1, 2 और 3 तीनों ही यहाँ पे सही है जीनोम सीक्वेंसिंग के संबंध में। जीनोम सीक्वेंसिंग आप यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, उसके नीचे इन तीनों कथन को लिख दीजिए, क्योंकि ये यूपीएससी का कथन है, इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी फ्यूचर में कभी आए तो आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये तीनों कथन जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में आप लिख सकते हैं, तीनों की तीनों यहाँ पे सही है। उसी को एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, द हिंदू में आर्टिकल आया हुआ था ये। अब अगला टॉपिक, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 अभी हाल ही में लोकसभा में आया था, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। लोकसभा ने हाल ही में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है, जो डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। यहाँ पे देखिए, डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को ये दर्शाता है। ये प्रमाण पत्र शैक्षिक प्रवेश से लेकर सहकारी आवेदन तक कई उद्देश्यों के लिए एक व्यापक दस्तावेज के रूप में काम करेंगे। देखिए, शैक्षणिक क्षेत्र में आपको प्रवेश लेना है, जैसे नर्सरी हो गया, ये सब में प्रवेश लेना है तो भी ये प्रमाण पत्र काम आएगा। साथ ही गवर्नमेंट जॉब हो गया तो उसके लिए भी ये काम आएगा। जन्म और मृत्यु संशोधन विधेयक 2023 का पंजीकरण, परिचय इसके बारे में देख लेते हैं। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 में संशोधन करना चाहता है। ये जो एक्ट आया है वो इसमें जन्म और मृत्यु के विनियमन तथा पंजीकरण का प्रावधान करता है। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। कौन सी सूची में आता है? 7वीं अनुसूची के जन्म और मृत्यु का पंजीकरण जो है समवर्ती सूची में आता है, जो संसद तथा राज्य विधानसभाओं दोनों को इस विषय पर कानून बनाने की शक्ति देता है। देखिए, यदि संसद भी बना देगा और राज्य विधानसभा भी बना देगा तो दोनों में से कौन सा प्रभावी हो जाएगा? संसद वाला।
मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं इस एक्ट की, इसको देख लेते हैं। डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र, यह विधेयक जो है डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र की अवधारणा पेश करता है, जो कई उद्देश्यों के लिए एक व्यापक दस्तावेज के रूप में काम करेगा, जिससे जन्म विवरण सत्यापित करने के लिए कई दस्तावेजों की आवश्यकता जो है वो कम हो जाएगी। आधार विवरण, विधेयक में माता पिता और सूचना देने वालों के आधार विवरण को जन्म प्रमाण पत्र से जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। आधार समावेशन का जो दायरा है चिकित्सा अधिकारियों, जेलरों और संस्थानों के प्रबंधकों सहित विभिन्न रिपोर्टिंग प्राधिकरणों तक विस्तारित है। जैसे जेल में यदि किसी महिला ने प्रसव किया तो वहां पे वो जेल के अधिकारी हो गए, तो ये सभी भी वहां पे जो प्राधिकरण है उसमें शामिल होंगे। केंद्रीकृत डेटाबेस, जन्म और मृत्यु की कार्ड को प्रबंधित करने, कुशल सेवा वितरण की सुविधा प्रदान करने तथा सटीक एवं अपडेटेड जानकारी बनाए रखने के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस जो है स्थापित किया जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र के अलावा ये जो केंद्रीकृत डेटाबेस है ये राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, NPR, राशन कार्ड और संपत्ति पंजीकरण को भी अपडेट करेगा। विधेयक में राज्यों के लिए केंद्र के नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS पोर्टल पर जन्म और मृत्यु को पंजीकरण करना तथा डेटा को भारत के महापंजीयक जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करते हैं के साथ साझा करना अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव रखा गया इससे। अब इसके लाभ क्या क्या हैं? केंद्रीकृत डेटाबेस से सूचना का एक विश्वसनीय और एकीकृत स्रोत प्रदान करने से प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि की उम्मीद है। ऑब्वियसली जब सब डिजिटलाइज हो जाएगा तो प्रशासनिक दक्षता यह है बढ़ेगी। एकल डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग नागरिकों के लिए शैक्षिक प्रवेश, सरकारी नौकरियां, पासपोर्ट आदि जैसे विभिन्न सेवाओं तक सुव्यवस्थित पहुंच सुनिश्चित करेगा। यह विधेयक भारत द्वारा डिजिटल परिवर्तन हेतु किए जाने वाले प्रयासों के अनुरूप है, जो बेहतर नागरिक सेवाओं के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब इसमें कौन कौन सी चिंताएं हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हम देख लेते हैं। जन्म प्रमाण पत्र के अभाव के आधार पर बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश न देना शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। इस विधेयक ने नागरिकों की निजता के अधिकार की सुरक्षा और प्रशासनिक दक्षता के लिए लाभ प्रदान करने वाली प्रौद्योगिकी के मत संशोधन को लेकर विवाद उत्पन्न कर दिया। जैसे इसमें क्या बोला है, जो पालक हो गया, सूचना देने वाला हो गया, उनका आधार नंबर है उसको भी यहाँ पे रजिस्टर किया जाएगा। तो इस वजह से ये जो पॉइंट है ये सामने आया है। विधेयक के प्रावधान संभावित रूप से शिक्षा के अधिकार और निजता के अधिकार जैसे संवैधानिक अधिकारों के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। इस विधेयक को पारदर्शिता के आधार पर विरोध का सामना करना पड़ा है, जबकि आलोचकों ने डेटा संग्रह और उसके उपयोग के लिए सरकार के दृष्टिकोण पर भी सवाल उठाया है। आलोचकों का यह भी तर्क है कि डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र अनजाने में उन व्यक्तियों को बाहर रख सकता है जिनकी डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच नहीं है। जैसे गांव में कोई व्यक्ति हो गया, दूर दराज में जहां पे इंटरनेट ही नहीं है, तो वहां ये डिजिटल प्लेटफॉर्म तक उनकी पहुंच ही नहीं हो पाएगी, जिसके कारण कुछ व्यक्ति बाहर हो जाएंगे, ऐसा ये बोलता है पॉइंट तीसरा, जिसके कारण सेवाओं तक पहुंच में असमानता की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। ऐसी आशंका है कि यह विधेयक किशोर न्याय अधिनियम 2015 एवं अन्य प्रासंगिक कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप न हो, ऐसी आशंका है बोला है। ओके, मणिपुर जाति हिंसा के बीच विस्थापित स्कूली बच्चों को राहत। देखिए अभी ये न्यूज़ में है, मणिपुर आपने पढ़ाई होगा कि मणिपुर में अभी जो हिंसा हो गई है, दो समुदाय हैं, मैतेई समुदाय और एक और कुकी जनजाति। ओके, मणिपुर में जाति हिंसा के कारण विस्थापित 14,000 से अधिक स्कूली बच्चों की निरंतर शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा त्वरित कदम उठाए गए हैं। 3 मई 2023 डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैतेई समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति ST की मांग की जा रही है, इसके प्रतिक्रिया के रूप में ये आयोजित किया गया था। मैतेई लोगों को मणिपुरी लोगों के रूप में भी जाना जाता है। उनकी प्राथमिक भाषा मैतेई है, जिसे मणिपुरी भी कहा जाता है, और यह मणिपुरी की एकमात्र आधिकारिक भाषा है। जैसे पूछ देगा कि कोई दूसरी भाषा भी है क्या, नहीं, मणिपुरी की एकमात्र आधिकारिक भाषा कौन सी है, मैतेई। वे मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में बसे हुए हैं। हालांकि इनकी एक बड़ी जनसंख्या असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम जैसे भारत के अन्य जो में भी रहती है। जैसे आपको बोलेगा कि मैतेई लोगों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला कथन, इनकी जो आधिकारिक भाषा है वो मैतेई है, और ये सिर्फ मणिपुर में निवास करते नहीं, मणिपुर में निवास नहीं करते, यहाँ पे अन्य राज्यों में भी निवास करते हैं। मैतेई लोग कबीलों में विभाजित हैं और एक ही कबीले के सदस्य आपस में विवाह जो है नहीं कर सकते। अगला है PM यशस्वी योजना। PM यशस्वी योजना किनके लिए है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ये जो मंत्रालय कौन सा मंत्रालय ये PM यशस्वी योजना को इम्प्लीमेंट करता है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। किनके लिए है ये योजना? अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC, SC, डिनोटिफाइड, नोमाडिक एंड सेमी नोमाडिक ट्राइब, फुल हिंदी में नाम विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़ी जनजाति, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस EBC की श्रेणी के छात्रों के लिए PM, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है, यशस्वी योजना का फुल फॉर्म क्या है? PM यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। PM यशस्वी यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया नामक एक व्यापक योजना लागू कर रहा है। कौन सा मंत्रालय है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अब इस योजना के प्रमुख घटकों में क्या क्या हैं? OBC, EBC और ये DNT का फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख लीजिए, डिनोटिफाइड, नोमाडिक एंड सेमी नोमाडिक ट्राइब। डिनोटिफाइड
नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब, हिंदी में नाम विमुक्त, घुमंतु और अर्धघुमंतु जनजाति, ये इनमें शामिल हैं। इनके लिए ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए शीर्ष श्रेणी की स्कूली शिक्षा, इनके लिए शीर्ष श्रेणी की कॉलेज शिक्षा, ओबीसी बालक बालिकाओं के लिए छात्रावास का निर्माण। अब सीएपीएफ में मानकों के जो बढ़ते मामले हैं ये भी अभी न्यूज़ में थे। देखिए सीएपीएफ के जो यहाँ पे सैनिक हैं वे अधिकतर आपने न्यूज़ में सुना होगा कि अपने साथियों पे गोली चला दी। अभी हाल ही में ट्रेन में एक डब्बे में उन्होंने आम नागरिकों पे फायरिंग कर दी। तो उनमें जो मानकों के बढ़ते मामले हैं ये अभी काफ़ी न्यूज़ में है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ में मनोरोग रोगियों की चिंताजनक वृद्धि की सूचना दी है। यह संख्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मनोरोगियों के आंकड़ों में लगभग 38% की वृद्धि को दर्शाता है। मनोरोग संबंधी मामले ऐसे व्यक्तियों को संदर्भित करते हैं जो मानसिक स्वास्थ्य विकारों या स्थितियों का अनुभव कर रहे हैं जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों से निदान, उपचार एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। इन मामलों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जो इस प्रकार के हैं। कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया। द्विध्रुवी विकार, इसमें क्या होता है, मनोदशा में अत्यधिक परिवर्तन आना जिसमें उन्मत्तता और अवसादग्रस्तता जैसी स्थितियाँ शामिल हैं। अवसाद, लगातार उदासी, निराशा और गतिविधियों में रुचि की कमी की भावना, इसे बोलते हैं अवसाद। सीजोफ्रेनिया ये मैक्सिमम होता है। मति भ्रम, अव्यवस्थित विचार, असामान्य भावनात्मक स्थिति एवं एक गंभीर मानसिक विकार। इसके अलावा महामारी के बाद की अवधि में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने वाले कर्मियों की संख्या जो है ये चिंता का विषय बनी हुई है। आदि पेकक्कू ये न्यूज़ में है, इसके बारे में देखिए लास्ट में हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही में उनके आंसर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वे, तो सेशन को आप ध्यान से सुनिए, जाइए मत कहीं। आदि पेकक्कू जिसे पथिनेट्टम पेकक्कू के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु। कहाँ मनाया जाता है ये आदि पेकक्कू जो है ये तमिलनाडु में मानसून के आगमन और जल के जीवनदायी गुणों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। कहाँ का त्यौहार है ये? त्यौहार मैक्सिमम फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। आदि पेकक्कू या पथिनेट्टम पेकक्कू अभी हाल ही में न्यूज़ में था। यह क्या है? गन्ने की एक प्रजाति है, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा कंफ्यूजिंग टाइप से, तो आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु में मानसून के आगमन और जल के जीवनदायी गुणों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। तमिल कैलेंडर के अनुसार आदि महीने के 18वें दिन पड़ने वाला यह त्यौहार मानसून की शुरुआत का प्रतीक है। जबकि तमिल मान्यताओं के अनुसार इस त्यौहार को मनाने से नदियों में जल स्तर बढ़ता है जिससे फसल की बुआई में तथा वनस्पतियों को लाभ होता है। आदि पेकक्कू के दौरान लोग अनुष्ठान और प्रार्थना करने के लिए नदियों, मूलतः कावेरी नदी के तट पर एकत्रित होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 4-5 पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आदि पेकक्कू डैश करके तमिलनाडु, मानसून का आगमन और इसके आदि महीने के 18वें दिन और यहाँ पे कावेरी नदी, ये 4-5 पॉइंट हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 क्या बोलता है? कथन 1, उत्तर और दक्षिण के बीच दबाव प्रवणता के कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं प्रायद्वीपीय क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। ध्यान से पढ़िए। कथन 1 क्या बोलता है? उत्तर और दक्षिण के बीच दबाव प्रवणता के कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं प्रायद्वीपीय क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। कथन 2 बोलता है, दक्षिण पश्चिम मानसून में नमी युक्त हवा दक्षिण पश्चिम से तिब्बती पठार तक पहुंचती है। तिब्बती पठार तक पहुंच जाती है दक्षिण पश्चिम मानसून में नमी युक्त हवा। पठार की अधिक ऊंचाई के कारण ऊपर की ओर बढ़ती है और संघनित होती है जिससे बादलों का निर्माण होता है तथा अंततः जो है वर्षा होती है। अब इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन ए बोलता है कथन 1, 2 दोनों सही हैं तथा जो कथन 2 है वो सही स्पष्टीकरण भी है। कथन 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही हैं तथा स्पष्टीकरण नहीं है सही। कथन 2 जो है ये बोलता है ऑप्शन बी। ऑप्शन सी बोलता है कथन 1 सही लेकिन कथन 2 गलत। ऑप्शन डी बोलता है कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। 5 सेकंड में आप इसका आंसर दीजिए नीचे कमेंट में या कहीं भी नोट कर लीजिए। आपको यदि गेस भी करना है तो आपके हिसाब से यहाँ पे क्या है आंसर, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। अभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, आप पॉज करके वापस पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है यहाँ पे बैक टू बैक। खरीफ फसलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खरीफ फसल के बारे में आपको बताना है। पहला, ये सिंचाई और विकास के लिए मानसून के पुनरागमन और पूर्वोत्तर मानसून पर निर्भर करते हैं। खरीफ फसल जो है सिंचाई और विकास के लिए मानसून के पुनरागमन और पूर्वोत्तर मानसून पर निर्भर रहती हैं।
कथन 2 बोलता है भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में इनका भाग 50% से भी अधिक है। कथन 3 बोलता है बाजरा और दाल जो है प्रमुख खरीफ फसलें हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तीनों सही है, मतलब केवल एक कथन सही है, केवल 2 कथन सही है। 2 का मतलब ये नहीं कि केवल ये वाला 2, टोटल में पूछा है ना, टोटल में केवल एक सही है, टोटल में केवल 2 सही है, टोटल में या सभी के सभी सही हैं, या इनमें से कोई भी सही नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन वापस पढ़िए, अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद लास्ट में हम आंसर डिस्कस करते हैं इसका। कोशिका मुक्त सेल्फ फ्री डीएनए, आज ही के लेक्चर का क्वेश्चन आ गया। सेल्फ फ्री डीएनए, ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए आपसे, ओके। सेल्फ फ्री डीएनए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह कोशिका मृत्यु या अन्य सेलुलर प्रक्रियाओं सहित विभिन्न परिस्थितियों में बाह्य कोशिकीय वातावरण में जारी किया जाता है। बाह्य कोशिकीय वातावरण में जारी किया जाता है, ठीक है। दूसरा, जेमिनी परीक्षण उच्च सटीकता के साथ फेफड़ों के कैंसर का पता लगाने के लिए CFDNA अनुक्रमण का उपयोग करता है। तो दोनों कथन यहाँ पे सही है, ये हमने आज ही के लेक्चर में देखा है। ऑप्शन सी वैसे इसका आएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उस निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, कृषि अवसंरचना कोष AIF ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी समर्थन के माध्यम से फसल कटाई के बाद प्रबंधन अवसंरचना एवं सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण सुविधा है। अब AIF क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल्स में यहाँ पे पूछा गया है, लास्ट में हम डिस्कस भी करेंगे इसके बारे में। सेकंड कथन बोला है खाद्य तेल ऑयल पाम पर राष्ट्रीय मिशन NMEO-OP भारत में पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक योजना है, जिसमें हरित क्रांति के तहत चयनित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। अब आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा कौन सा सही नहीं है, सोच समझ के आप आंसर को यहाँ पे टिक कीजिए। अगला, वाइब्रेंट इंडिया के लिए PM यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना PM यशस्वी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमने लेक्चर में अभी डिस्कस ही किया इसको। पहला, यह योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा गई है। ध्यान से पढ़िए, शिक्षा मंत्रालय बोला है यहाँ पे, शिक्षा मंत्रालय। दूसरा, इस योजना में OBC SC DNT विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति श्रेणियों के छात्रों को शामिल किया गया है, लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़ी जनजाति EBC को शामिल नहीं किया गया है। लेक्चर आप पढ़े होंगे तो फट से बन गया होगा, EBC को शामिल नहीं किया गया। आपको बताना है कि कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या कोई भी सही नहीं है। अगला, अब यहाँ पे हम आंसर डिस्कस करते हैं। आंसर का सेशन आ गया, 5 क्वेश्चन हो गए। तो पहला कथन यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे सही आंसर पहले देख लेते हैं। 1 और 2 दोनों के दोनों यहाँ पे सही है, तथा कथन 2 कथन 1 के लिए सही स्पष्टीकरण जो है नहीं है। यहाँ पे देखिए, कथन 1 और 2 दोनों के दोनों यहाँ पे सही हैं। उत्तर और दक्षिण के बीच दबाव प्रवणता के कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं प्रायद्वीपीय क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। ऑब्वियसली इसीलिए तो उसका नाम पड़ा है दक्षिण पश्चिम मानसून, क्योंकि वो जो दिशा है ऐसे है, दक्षिण पश्चिम से यहाँ पे उत्तर पूर्व की ओर बहती है। दक्षिण पश्चिम मानसून में नमी युक्त हवा दक्षिण पश्चिम से तिब्बती पठार तक पहुंचती है। पठार की अधिक ऊंचाई के कारण ऊपर की ओर बढ़ती है तथा संगठित होती है, जिससे बादल का निर्माण होता है और अंत में वर्षा होती है। इसलिए दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। खरीफ फसलों के संबंध में यहाँ पे कौन से सही हैं, यहाँ पे बोला है 1 2 3 कथन दिए गए थे, तो यहाँ पे 2 कथन सही हैं। कौन कौन से, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आप देख लीजिए। पहला जो कथन है वो यहाँ पे गलत बताया गया है। खरीफ फसलों की बुआई मानसून के दौरान जून से अक्टूबर तक की जाती है और देर गर्मियों या शरद ऋतु की शुरुआत में काटा जाता है। वे सिंचाई और विकास के लिए दक्षिण पश्चिम मानसून पर निर्भर हैं। यहाँ पे क्या बोला था, ये सिंचाई और विकास के लिए मानसून के पुनरागमन और पूर्वोत्तर मानसून पर निर्भर करते हैं। नहीं, पूर्वोत्तर मानसून पर नहीं, ये दक्षिण पश्चिम मानसून पर यहाँ पे निर्भर होते हैं। इसलिए कथन 1 सही नहीं है। प्रमुख खरीफ फसल कौन कौन से हैं ये तो पता ही है आपको। चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार, बाजरा, रागी, मूंगफली और दालें जैसे अरहर और हरा चना आदि शामिल हैं। इसलिए कथन 3 भी यहाँ पे सही हो जाएगा। वे भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 55% हिस्सा है। इसलिए कथन 2 भी यहाँ पे सही है। रबी फसलों के बारे में भी देख लेते हैं। रबी फसल जो है, यहाँ पे जो पहला कथन दिया गया था, ये खरीफ फसल, यहाँ पे यदि रबी फसल लिखा होता तो पहला कथन यहाँ पे सही हो जाता। रबी फसल जो है सिंचाई और विकास के लिए मानसून के पुनरागमन और पूर्वोत्तर मानसून पर निर्भर करती हैं, ना कि खरीफ फसल। खरीफ फसल किस पे निर्भर होती हैं, ये दक्षिण पश्चिम मानसून पर निर्भर होती हैं। इन फसलों की कटाई आमतौर पर गर्मियों के मौसम में अप्रैल और मई के दौरान होती है। किनकी, रबी फसल की। प्रमुख रबी फसल कौन कौन सी हैं, गेहूं, चना, मटर, जौ आदि। बीज के अंकुरण के लिए गर्म जलवायु और फसलों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। किनमें, रबी फसलों में। कोशिका मुक्त या सेल्फ फ्री डीएनए, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। 1 और 2 दोनों सही हैं आज ही के लेक्चर का, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं।
अगला AIF, इसको देखिए ध्यान से, कृषि अवसंरचना कोष, इसके बारे में हम कौन सा सही नहीं है, तो केवल 2 वाला जो ऑप्शन है ये सही नहीं है, पहला वाला सही है। कृषि अवसंरचना कोष जो है ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी समर्थन के माध्यम से फसल कटाई के बाद प्रबंधन अवसंरचना एवं सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार परियोजना में निवेश के लिए एक मध्यम दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण सुविधा है। मध्यम, ये ध्यान दीजिए, मध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण सुविधा है, न कि सूक्ष्म वाला। ओके, तो ये पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा वाला गलत है। यहाँ पे उसी को एक्सप्लेन किया गया है। खाद्य तेल पाम ऑयल पर राष्ट्रीय मिशन, इसके बारे में देख लेते हैं। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देने के लिए 2021 में स्टार्ट किया गया था। इसे मूलतः उत्तर पूर्वी राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीपों पर ध्यान केंद्रित करने तथा खाद्य तेलों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्टार्ट किया गया था, इसलिए कथन 2 जो है सही नहीं है। कथन 2 यहाँ पे क्या बोला था, खाद्य तेल पाम ऑयल एक राष्ट्रीय मिशन भारत में पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया, जिसमें हरित क्रांति के तहत चयनित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नहीं, हरित क्रांति के तहत यहाँ पे ये जो बोल दिया गया था, हरित क्रांति के तहत चयनित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है, नहीं, इन पे ध्यान नहीं गया है। मुख्यतः जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्रों तथा अंडमान निकोबार द्वीपों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह अभियान 21-22 से 25-26 तक संचालित किया जाएगा, जो अगले 5 वर्षों में पाम ऑयल वृक्षारोपण के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों के इतना पर्टिकुलर एरिया के क्षेत्रफल को कवर करेगा। डाटा जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उनके पीछे जो एसेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, वाइब्रेंट इंडिया के लिए, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया था कि एक न तो एक न ही 2। शिक्षा मंत्रालय इसको जारी नहीं किया है, क्या है, मतलब इसको कौन सा मंत्रालय जारी किया है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, इसलिए पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय यहाँ पे नहीं आएगा, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय आ जाएगा। इसमें बोला है दूसरे कथन में आर्थिक रूप से पिछड़ी जनजातियों को शामिल नहीं किया गया है, नहीं, गलत बात, ये नहीं को काट दोगे तो दूसरा कथन भी यहाँ पे सही हो जाएगा, तो दोनों ही गलत है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। थैंक यू सो मच।